हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस क्लास में हमने साइक्लोट्रॉन को डिस्कस किया था और आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो आज का जो पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि रेखीय त्वरक में एनवी नलिका की जो लंबाई है वो एन की एक्सवीं घात के समानुपाती होती है। तो यहाँ एक्स है। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। ये कहना चाह रहा है कि रेखीय त्वरक में एनवी जो नलिका की जो लंबाई है, मान लेते हैं एल है, वो एन की एक्सवीं घात के समानुपाती है। तो वो क्या है? एन की एक्सवीं घात के समानुपाती है। तो ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1/2, -1/2 और 2 और -2। तो आपको अपना आंसर जो है वो गेस करना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हमने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम यहाँ पे MCQs को लेके आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले आप उस MCQs को या न्यूमेरिकल को सोल्व कर लो, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें। इससे ये आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ गलती की और आपको क्या सीखने का मौका मिला है। और अगर आपने गलती नहीं की और आपने अच्छे से अटैम्प्ट किया है तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये कुछ ऐसे इक्वेशन दी है आपको। एनवी जो नलिका है वो एक्सवीं घात, एन की एक्सवीं घात के समानुपाती है। अब देखो, लीनियर एक्सीलेटर में हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो एनवी जो नलिका की जो लंबाई है ln, वो किसके समानुपाती होती है? √n के समानुपाती होती है। ये रिलेशन हमने बहुत बार पढ़ा है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं ln प्रोपोर्शनल टू द √n को। देखो n की पावर क्या लिख सकते हैं? 1/2, n की पावर 1/2। ये तो हम जानते हैं और ये क्वेश्चन के थ्रू पूछने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ से देखो, दोनों की पावर को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 1/2 होनी चाहिए। तो आपका जो पहला ही जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n नलिकाओं के रेखीय त्वरक में k ऊर्जा का एक कण प्रेक्षित किया जाता है तो निर्गत कण की ऊर्जा होगी। तो चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन A1 है NeV प्लस के, ऑप्शन B है NeV माइनस के, √NeV, और फोर्थ जो ऑप्शन है NeV। तो देखो, मान लेते हैं कोई कण है, यहाँ पे कण की जो प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा है वो k दे रखी है। तो इसको k को तो ऐड कर देंगे, क्योंकि मान लो कोई कण है वो 5 जूल एनर्जी से रेखीय त्वरित्र में एंट्री की उसने, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कहेगा कि मैं तो शुरू से ही 0 जूल एनर्जी से स्टार्ट करूँगा गति करना। तो प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा वो हमेशा ऐड हो जाएगी। और एक नलिका को पार करने में उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ती है? EV बढ़ती है। ये हमने प्रीवियस क्लास में जब लीनियर एक्सीलेटर पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था। और यदि यह कण n नलिकाओं को पार करता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? NeV। तो ये तो n नलिकाओं को पार करने के बाद में इसकी गतिज ऊर्जा प्लस प्रारंभ में गतिज ऊर्जा कितनी थी? k थी। तो मैं आपसे पूछूंगा कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्लस n नलिकाओं को पार करने के बाद में जो कुल ऊर्जा जो क्या हो जाएगी? k प्लस NeV। तो ये इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ऑप्शन देखो, पहला ही जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, NeV प्लस k। इसका देखिए व्याख्या भी देख लेते हैं आपके संतुष्टि के लिए कि निर्गत धनायन की कुल गतिज ऊर्जा आपको निकालनी है जब उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा आपको दी हो। तो कुल गतिज ऊर्जा 1/2 mvn² बराबर क्या होगा? NeV प्लस k। अब NeV तो क्या है? n नलिकाओं को पार करने के बाद गतिज ऊर्जा है, और क्या k क्या है? प्रवेश से पहले की गतिज ऊर्जा है। तो
यही जो क्वेश्चन है इसको देखो, इसी से आप देखो, जब आपको प्रारंभिक गतिज ऊर्जा दी गई हो और n नलिकाओं को पार करने के बाद में कितनी गतिज ऊर्जा है वो दी गई हो, तो फाइनल जो वेलोसिटी है वो आप निकाल सकते हो n नलिकाओं को पार करने के बाद में इसी इक्वेशन से। तो ओवरऑल जो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है n नलिकाओं को पार करने के बाद में n EV + k, ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से में उठाए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये RU MSc एंट्रेंस 2015 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन को देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन में आवेश Q, द्रव्यमान M का एक धनायन को रेडियो आवर्ती दोलित्र से त्वरित किया जाता है। आयन के वेग v के लंबवत, आयन का जो वेग है उसके लंबवत एक प्रबल चुंबकीय बल B क्या आरोपित है। साइक्लोट्रॉन में समकालिक स्थिति के लिए दोलित्र की आवर्ती होनी चाहिए। मतलब देखो जो हम साइक्लोट्रॉन पढ़ते हैं ना, उसमें जो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है या चुंबकीय जो बल होता है ना, वो किसके परपेंडिकुलर होता है, वेग के लंबवत होता है। और वहाँ पे आवेश को हमने Q लिया था, द्रव्यमान M लिया था, धनायन लिया था। तो वो सारी साइक्लोट्रॉन की कंडीशन है ये। तो ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे आपको पहला जो ऑप्शन है Qm/2πb, दूसरा ऑप्शन है Qb/2πm, तीसरा जो ऑप्शन है Mv/Qb और चौथा जो ऑप्शन है Qb/2m। तो साइक्लोट्रॉन जो फ्रीक्वेंसी है उसका सही करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो चारों ऑप्शन को मैंने यहाँ पे बता दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो है, आपने सुना होगा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि साइक्लोट्रॉन जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू जो होती है ना Qb/2πm होती है। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार कण द्वारा अर्धवर्तीय पथ, देखो इस लाइन को कोड करने लेना, अर्धवर्तीय पथ को तय करने में लगा समय निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, या साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, या कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, या कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको अपना करेक्ट जो आंसर है वो सोच लेना है, और चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपने आंसर को सोच लेना है। तो साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार कण द्वारा अर्धवर्तीय पथ को तय करने में लगा जो समय है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपना आंसर को सोच लिया होगा, और मैं यहाँ पे अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो साइक्लोट्रॉन के लिए कण द्वारा पूरे पथ को तय करने में जो लगा समय है, जिसको आवर्तकाल भी कह सकते हैं, वो 2πm/Qb, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है Qb/2πm, तो आवर्तकाल तो उसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो आधे आवर्तकाल में पूछ रहा है, चलो इसमें 2 का भी भाग दे लो, और इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 का भाग लग जाएगा, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जो आधे आवर्तकाल में या अर्ध पथ को तय करने में जो लगा जो समय है, देखो यहाँ पे किस किस पर निर्भर कर रहा है। सबसे पहले देखो कण के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, तो कण का द्रव्यमान को देखो, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ये बात भी सही है। आवेश पर भी निर्भर कर रहा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और देखो तीसरी जो बात है वो चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर कर रहा है, तो साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर कर रहा है। तो किस पर निर्भर नहीं कर रहा वो हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कण के वेग पर निर्भर नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आया होगा।
इसी चीज़ को इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए, द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन इज़ दैट द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल थ्रू ए सेमी सर्कुलर पाथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किससे इंडिपेंडेंट होता है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कि कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्धवर्तीय पथ को तय करने में लगा समय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं कि एक साइक्लोट्रॉन जिसमें प्रोटॉन को त्वरित किया जाता है, प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए 1.4 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, में डी पर लगने वाले प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति क्या होगी। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको दे रखा है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम है, तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो आपको देखो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद में हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना सॉल्यूशन कर लिया होगा। और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पे निकालनी है। तो साइक्लोट्रॉन जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो फॉर्मूला होता है F = Q/2πm। अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन है तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E, और B चुंबकीय क्षेत्र ये ऐसे कैसे रह जाएगा, और 2 ऐसे कैसे, पाई ऐसे कैसे, और M मतलब MP प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब इस सारी की वैल्यू हम रखेंगे तो देखो F बराबर E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, B की वैल्यू है 1.4 टेस्ला, और 2 ऐसे कैसे 3.14 हो जाएगा पाई की वैल्यू। MP की जो वैल्यू है प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻⁻27। अब देखो 1.6 से तो देखो लगभग अप्रोक्सीमेटली ये कैंसिल हो रहा है, और इसको हम लिख सकते हैं 0.7। 0.14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट। अब देखो यहाँ पे हम आगे कैलकुलेट कर रहे हैं, F बराबर हो जाएगा ऊपर 10⁻7, तो देखो 10⁻⁻20 कर लेते हैं, 7 × 10⁻⁻20, 0.7 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁻20, और नीचे जो है -27 था, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +27, और बटे में देखो 3.14। तो देखो यहाँ से ध्यान से हम देखते हैं तो लगभग देखो अप्रोक्सीमेशन से हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, इसको 3 मान लो लगभग, तो 3 मतलब लगभग ये 3 दूआ 6। तो देखो F की जो वैल्यू आती है ना, F की जो वैल्यू आती है ना, तो 2 3 दूआ 6, 1 बचा 3 3 9, 2.3 गुणा 10⁻7, तो इसको 10⁻6 ही कर लेते हैं, मतलब 23, मतलब ये 23 के आसपास आएगी कोई वैल्यू, क्योंकि हमने 3.14 की जगह केवल 3 कंसीडर किया है, तो 23 के समथिंग इसकी वैल्यू आएगी 23 गुणा 10⁻6 हर्ट्ज़। तो 10⁻6 तो ये मेगा हर्ट्ज़ बन जाएगा, तो 23 मेगा हर्ट्ज़ के आसपास इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें तो ऑप्शन से करवाना है। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती तो देखो ये आंसर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स है, यहाँ पे 21.35 जो हर्ट्ज़ की जगह मेगा हर्ट्ज़ आएगा आंसर, क्योंकि देखो यहाँ पे 10⁻7 जो है ये 6 ये कहाँ जाएगी, तो ये मेगा हर्ट्ज़ में आंसर आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, वो आप करेक्ट कर लेंगे, मेगा हर्ट्ज़ है, मेगा हर्ट्ज़। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 21.35 मेगा हर्ट्ज़, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन से इसको सोल्व किया। हमें तो देखो बाकी जो 2 ऑप्शन देखते हैं ना आप, तो 42 मतलब ये 10 है, ये बहुत दूर दूर वैल्यू हैं, तो इसके आसपास जो वैल्यू है केवल यही है। हमने जो क्वेश्चन में निकाला वो 23 था, और ये यहाँ पे 21 है, 21.35। तो अगर आप 3.14 को फिर 100 से गुणा करके 314 उसको करोगे, फिर वो मतलब कैलकुलेशन है वो थोड़ा टफ हो जाएगी। तो आपको तो केवल ऑप्शन के नियरेस्ट जो वैल्यू है वो आपको निकाल लेनी है, जिससे फिर आप आसानी से कैलकुलेट करके
आगे बढ़ सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी साइक्लोट्रॉन में 12 मेगाहर्ट्ज़ के रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से अल्फा कण को क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है। मतलब 12 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी सोर्स है, उससे अल्फा कण को त्वरित किया जाता है। वही भी काम में लेते हुए यदि हम 2He3 कण को त्वरित करना चाहें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। मतलब एक बार तो हम 12 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी से अल्फा कण को त्वरित करते हैं और उसी चुंबकीय क्षेत्र को हमें काम में लेना, मतलब बी की वैल्यू सेम है दोनों केस में। यदि हम 2He3, ये तो 2He4 होता है, ये 2He3 कणों को त्वरित करना हो तो रेडियो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, देखो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। देखिए सबसे पहले तो एक साइड में तो हम लिखते हैं अल्फा कण, तो अल्फा कण की जो फॉर्मूला होता है 2He4 होता है, और एक साइड में हमारा दूसरा कौन सा पार्टिकल लेके चल रहे हैं, 2He3 हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो Q की वैल्यू कितनी है, अल्फा कण में देखो 2 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन थोड़ी ना, उनके कोई चार्ज थोड़ी ना होता है, तो उनमें कोई आवेश उन पे नहीं होता है। तो इसकी वैल्यू, चार्ज की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2E। और यहाँ पे देखो m अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा कण का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा। देखो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तभी तो द्रव्यमान संख्या 4 है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग समान होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसके हिसाब से इसमें 4 प्रोटॉन है। तो अल्फ़ा कण का जो द्रव्यमान है वो 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। वैसे ही इधर बात करें तो चार्ज तो वही 2E हो जाएगा, और द्रव्यमान जो है m डैश मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका तो नाम ही क्या है, ये तो हीलियम का समस्थानिक है कोई। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 3 MP हो जाएगा प्रोटॉन के मास का। देखो जितनी द्रव्यमान संख्या होगी वो उतना ही प्रोटॉन का मास का उतना ही गुणा हो जाएगा। अब देखो इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसके लिए तो फ्रीक्वेंसी f अल्फ़ा मान लेते हैं, और तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, QB अपॉन 2πm। अब देखो f अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो देखो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2E, और B की वैल्यू तो दोनों में सेम ही है, और 2π और m यहाँ पे m अल्फ़ा हो जाएगा ये, तो m अल्फ़ा क्या हो जाएगा 4 MP। और इसके लिए देखो कैलकुलेट करते हैं, लाइन खींच लेते हैं इसके बीच में। m इसलिए इसके लिए f डैश मान लेते हैं, तो Q की वैल्यू इसके लिए भी 2E है, और B की वैल्यू B सेम है, और 2π और ये 3 MP के इक्वल है। अब देखो आपको क्या करना है कैलकुलेशन में, आपको हिंट दे देता हूँ। इसको तो इक्वेशन 1 दो और इसको इक्वेशन 2 दो। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दो, तो f अल्फ़ा की तो वैल्यू आपको दे रखी है 12 मेगाहर्ट्ज़। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर तो जो कॉमन जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी, और आपके पास f अल्फ़ा बटे f प्राइम की जो रेशियो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में f अल्फ़ा की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप f प्राइम की वैल्यू वहाँ से निकाल सकते हो। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप स्वयं कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर है वो जो है ये आ जाएगा आपका 16 मेगाहर्ट्ज़। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको कर लोगे आसानी से। तो क्योंकि मैंने f अल्फ़ा और f प्राइम दोनों की वैल्यू निकाल दी, अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है, और कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और f अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है आपको, तो f प्राइम की जो वैल्यू है आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइक्लोट्रॉन में आरोपित विभव की जो आवृत्ति है वो 1.2 गुणा 10 की पावर 7 हर्ट्ज़ है। प्रोटॉन को 1 मीटर त्रिज्या, सॉरी मोटर नहीं है मीटर है, त्रिज्या एवं अल्फ़ा कण को 0.5 मीटर त्रिज्या पर निकाल लिया जाता है, तो इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात EP/E अल्फ़ा होगा। देखो आपको क्या करना है कि देखो फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे दोनों जो पार्टिकल है उन पे सेम ही लग रही है, तो फ्रीक्वेंसी को तो आपको कंसीडर नहीं करता है। तो गतिज ऊर्जा जो होती है ना, E काइनेटिक बराबर होता है Q
Q²B²R²/2m। तो यहाँ पे तो ये मैक्सिमम गतिज ऊर्जा हो गई, सॉरी, यहाँ पे तो ये जो है मैक्सिमम गतिज ऊर्जा है, लेकिन हमें तो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा नहीं चाहिए तो इस r² की जगह हम करेंगे स्मॉल r²। तो देखो एक बार तो यहाँ पे देखो, एक बार तो प्रोटॉन के लिए देखो EP की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, E हो जाएगा, Q की वैल्यू तो B, और इसको प्रोटॉन को कितने उस पर इंजेक्ट कर रहे हैं हम, 1 मीटर त्रिज्या पे, तो 1 मीटर का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कर देंगे बटे 2, और इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन का मास कितना होता है MP, क्योंकि वो जो अल्फ़ा कण आएगा वो 4 MP हो जाएगा, तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। इसको इक्वेशन 1 दो, और फिर दूसरा है अल्फ़ा कण है, उसके लिए देखो Q²B², सॉरी जो फॉर्मूला था ना ये ऐसे था, Q²B²R²/2m। तो ये यहाँ पे भी E²B² और R²/2mp, और यहाँ पे अल्फ़ा कण के लिए क्या हो जाएगा, 2E होता है तो ये क्या हो जाएगा, 4E² हो जाएगा, 4E² हो जाएगा, और B² ऐसे कैसे, R² की वैल्यू है 1/2.5 ले रहा है ना, तो 1/2 का स्क्वायर, और बटे क्या हो जाएगा 2m, m अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, m अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 MP। मतलब अल्फ़ा कण का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन का जो मास है उसका 4 गुना होता है। तो इसको इक्वेशन 2 देंगे। अब देखो आपको क्या निकालना है, देखो EP/E अल्फ़ा निकालना है, तो इक्वेशन 1 में 2 का भाग दे दो, आपका जो आंसर है EP/E अल्फ़ा वो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, और आप यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उनमें से आप यहाँ पे मैच करवा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइक्लोट्रॉन ड्यूट्रॉन को क्या करता है, एक्सीलरेट करता है। एक साइक्लोट्रॉन ड्यूट्रॉन को त्वरित करता है। विद्युत क्षेत्र की दोलनी आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है 1.5 टेस्ला, तो कुछ भी नहीं करना है, सेम फॉर्मूला F = QB/2πm। अब देखो ड्यूट्रॉन को त्वरित करना है, तो ड्यूट्रॉन का जो फॉर्मूला है तो हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन और ट्राइटियम, ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो देखो यहाँ पे Q की जो वैल्यू है वो तो E हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, और यहाँ पे द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान संख्या 2 है, तो M ड्यूट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के मास का 2 गुना। फिर यहाँ पे प्रोटॉन की मास की कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ये रख लोगे। और यहाँ पे देखो Q की वैल्यू हमने बता दी, B की वैल्यू दे रखी है, 2 की वैल्यू आपको पता ही है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, M की जो वैल्यू है 2 प्रोटॉन के मास का 2 गुना, और MP की जो वैल्यू हमने यहाँ पे बता दी। सभी वैल्यू आप रखोगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। देखो ये मेरा ये मानना है कि अगर कैलकुलेशन भी अगर मैं करके बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। तो ईजी सी कैलकुलेशन है, अगर 2 और 2 4 होते हैं, ये भी बताना पड़े इसके इतनी बड़े लेवल पे आके, तो पढ़ाने का क्या मतलब है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी साइक्लोट्रॉन में 12 मेगाहर्ट्ज़ के रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स से क्या किया जाता है, अल्फ़ा कणों को त्वरित किया जाता है। ये वही क्वेश्चन है, देखो ये मिस प्रिंट हो गया, ये वही क्वेश्चन है। हालांकि ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी MSc एंट्रेंस में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हालांकि है वही क्वेश्चन। अब देखो एक बार फिर से 100 क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित माप के साइक्लोट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है, तो प्रोटॉन को अधिकतम ऊर्जा तक त्वरित करता है। तो अल्फ़ा कणों के लिए अधिकतम प्राप्त ऊर्जा है, तो देखो अधिकतम ऊर्जा, देखो प्रोटॉन के लिए तो इसने E बोली है, तो E बराबर हो जाएगा, देखो एक बार तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम एनर्जी के लिए, Q²B²R²/2m। देखो मैक्सिमम के लिए देखो यहाँ पे जो रेडियस होगी वो D की त्रिज्या के बराबर होगी। अब देखो प्रोटॉन के लिए क्या बोल दिया इसने, अधिकतम त्रिज्या E बोल दी, और प्रोटॉन का मास क्या होता है E² होता है, तो E²B² और ये R² ऐसे कैसे हो जाएगा, और यहाँ पे 2mp प्रोटॉन का मास, तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। और फिर पूछ रहा है कि अल्फ़ा कण के लिए,
अधिकतम ऊर्जा तक त्वरित करता है। अल्फा कणों के लिए अधिकतम प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी? तो अल्फा कणों के लिए देखो यहाँ पे इसी फॉर्मूले में देखो यहाँ पे अल्फा कण के लिए तो ये तो 2e हो जाएगा। देखो हमारे पास स्पेस कम है तो इसलिए हम यहाँ पे इंट दे रहे हैं। तो अल्फा कण के लिए देखो 2e का स्क्वायर करेंगे तो 4e स्क्वायर, और b स्क्वायर तो ये क्या रहेगा r स्क्वायर, ये भी ऐसे कैसे रहेगा, और फिर 2, और यहाँ पे अल्फा कण का जो मास है तो जो प्रोटॉन का जो मास है उसका 4 गुना होता है, 4 mp लिख दिया हमने यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को आप डिवाइड करोगे तो उम्मीद करता हूँ आप एक बार दोबारा से वीडियो को देख के कर लेना इसको। मैं एक बार ये ऊपर वाला जो है ना थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ। तो देखो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग देंगे, सॉरी इक्वेशन 2 में 1 का भाग दो। आप एक काम करते हैं, ई अल्फ़ा बाई ई बराबर ई अल्फ़ा की देखो वैल्यू 4e स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, 4e स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे क्या है 8 mp बटे 8 mp, और ये बड़ा सा कर लेते हैं इसके। अब इसके नीचे e की वैल्यू रखें e स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं क्योंकि देखो हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो नहीं, तो हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो हमें इसी में काम चलाना पड़ेगा, बटे 2 mp। अब देखो इनकी सब की वैल्यू जो है इनको कैंसिल कर लो, आप खुद की कैलकुलेशन करना, हमने आपको हिंट दे दिया है यहाँ पे, और जितना आप सेल्फ कैलकुलेशन करोगे आप उतने ही परफेक्शन को प्राप्त करोगे, आप उतने ही न्यूमेरिकल्स के अंदर परफेक्ट हो जाओगे। देखो ई स्क्वायर यहाँ पे देखते हैं, ई स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ई स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, और एम पी से एम पी कैंसिल, तो ई अल्फ़ा बटे ई बराबर देखो कितनी वैल्यू आएगी, ध्यान से देखते हैं। ऊपर तो देखो ये 4/8 है तो 1/2 हो गई, 4/8 है तो ऊपर तो क्या हो गई 1/2, और देखो नीचे भी 1/2 ही है, ये बटे में भी 1/2, तो 1/2 में 1/2 का भाग देंगे तो ई अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा ई आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार से आप और भी क्वेश्चन जो हैं अपनी बुक से कर सकते हैं जो साइक्लोट्रॉन और लीनियर एक्सेलरेटर पर बेस हैं। हालांकि जो हमारे पास जितनी भी स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उससे, और हमने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, इन सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से उठाए गए क्वेश्चन है ये तो। और आप और प्रैक्टिस के लिए बुक्स का सहारा ले सकते हैं, कहने का मतलब ये है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ताकि जो बेनिफिट हैं वो आपके फ्रेंड्स को भी मिले और आपको भी मिले। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं उनको नहीं लाने हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।